गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हमारा 11th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चला हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसका आज हम लास्ट टॉपिक करते हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से बनने वाली शतलाकृतियाँ। तो देखिए लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो उन लेयर में हमने पढ़ा था कि जो 200 से लेकर 400 किलोमीटर की जो डेप्थ है, गहराई है, वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है और उसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। यह लेयर सेमी मोल्टन और सेमी लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस लेयर के जो नीचे वाले भाग हैं वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता है। तो जब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल में विघटन होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, तो इस वजह से इसके ऊपर वाले भागों में टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर चट्टानें लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, पिघल जाती हैं और वो धरातल पर बाहर आने की कोशिश करती हैं। तो धरातल का जो भी उसे कमज़ोर भाग मिलता है वो उसको तोड़कर बाहर आ जाती हैं और यही कहलाता है आपका वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो देखिए जो पिघली हुई चट्टानें हैं अगर वो धरातल के अंदर हैं तो वो कहलाएंगी आपके मैग्मा, कि मोल्टन रॉक्स अंडर दी सरफेस, कि धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानें कहलाएंगी मैग्मा। अगर वही मैग्मा धरातल के ऊपर आ गया है तो वही कहलाएगा आपका लावा, कि धरातल के ऊपर जो पिघली हुई चट्टानें आई हैं वही कहलाएंगी लावा। मटेरियल एक है, नाम दो हैं, कि मोल्टन रॉक्स ओवर दी सरफेस, कि जो पिघली हुई चट्टानें जो धरातल के ऊपर आई वो कहलाएंगी लावा। तो ये जिस एरिया से बाहर आते हैं उसे कहा जाता है क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख। तो यहाँ से गैसें, राख, जलवाष्प, लावा इत्यादि सारे के सारे धरातल के ऊपर आते हैं। तो आइए अब जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो वह स्थान जहाँ से निकलकर गैसें, जलवाष्प, राख, लावा पदार्थ इत्यादि धरातल पर आते हैं वो कहलाता है आपका ज्वालामुखी। तो अन्य क्या क्या पदार्थ बाहर आते हैं? एक तो लावा प्रवाह आता है, कि लावा जब लिक्विड फॉर्म में होता है बह जाता है, चारों ओर फैल जाता है आपका। लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा आता है, कि कई बार क्या होता है जो आपका लावा है वो बाहर आने की बजाय अंदर ही जम जाता है। तो जब कभी दोबारा से ज्वालामुखी क्रिया होती है तो वो जमा हुए टुकड़े बाहर आ जाते हैं और ज्वालामुखी बम आते हैं। राख आती है, धूलकण आती है, कुछ गैसें भी आती हैं जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन इत्यादि, ये गैसें भी बाहर आती हैं। तो जो ज्वालामुखी हैं वो तीन प्रकार के हैं। पहला है आपका एक्टिव, सक्रिय ज्वालामुखी। तो एक्टिव क्या कह सकते हो? कि ऐसे ज्वालामुखी जिनकी एक्टिविटी कभी बंद ही नहीं होती है, कि उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें प्राय विस्फोट होता रहता है और उनकी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती है, समय समय पर उनसे लावा, धुआं, गैसें बाहर आती रहती हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर या गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को कहा जाता है एक्टिव ज्वालामुखी। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया, क्राकाटोआ हो गया, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। दूसरे होते हैं आपके डोरमेंट, सुसुप्त, सोए हुए ज्वालामुखी। तो जो एक बार एक्टिव होने के बाद कुछ वर्षों तक सो जाते हैं, दोबारा से कुछ समय के लिए एक्टिव होते हैं, फिर से दोबारा से सो जाते हैं। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं वो कहलाते हैं आपके डोरमेंट ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार एक्टिव होने के बाद कुछ वर्षों के लिए सो जाते हैं, फिर 10, 20 या 50 वर्षों के बाद दोबारा से कुछ समय के लिए एक्टिव होते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद एक्टिव हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं उन्हें कहा जाता है डोरमेंट या सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे इटली का विसूसियस हो गया, अमेरिका का कोटोपैक्सी हो गया आपका। तीसरा होता है आपका एक्सटेंट या मृत ज्वालामुखी, जिन्हें हम कहते हैं डेड वोल्केनो। तो ऐसे वोल्केनो जिसमें पिछले कई सालों से कोई विस्फोट हुए ही नहीं है, कई सालों से कह सकते हैं आप, 100, 200, 400, हज़ारों सालों से कहीं विस्फोट हुआ नहीं है और आगे भविष्य में भी उनमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है। तो वह कहलाते हैं आपके एक्सटेंट या मृत ज्वालामुखी। जैसे म्यांमार का है माउंट पोपा हो गया, तंजानिया का किलिमंजारो, ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो जैसे जैसे समय बीत गया तो वहाँ पर क्या है, इनके ऊपर झीलें बन गई, इनका जो क्रेटर था वहाँ पर आसपास वनस्पति
पेड़ पौधे उग गए हैं, वहाँ पर मिट्टी भर गई है। तो ये थे आपके 3 प्रकार के ज्वालामुखी। अब बात करते हैं एक बार लावा की। जो धरातल के अंदर से जो लावा बाहर आता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। एसिडिक मतलब अम्लीय। तो अम्लीय होता है, उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें सेंधा ज़्यादा, मतलब कि गाढ़ा ज़्यादा मिलेगा वो। अब ज़्यादा गाढ़ा है तो बाहर आते ही जमना शुरू कर देगा। तो इसकी ये विशेषता है। एसिडिक अम्लीय सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो संयंता विस्कोसिटी ज़्यादा मिलेगी, कि बिल्कुल ज़्यादा चिपचिपा मिलेगा। जैसे ही बाहर आएगा, बाहर आते ही जमना शुरू कर देगा। तो एसिडिक लावा से निर्माण होता है आपके जो भी लावा शंकु या जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं ऊंचे ऊंचे, वो सारे के सारे एसिडिक लावा से बनते हैं। दूसरा है आपका बेसिक या अक्षारीय लावा। तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो सिलिका की मात्रा कम होने के कारण संयंता कम होती है, कि यह पतला होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता तो मतलब आसानी से दूर तक बह जाता है, और दूर तक बहने के कारण इससे निर्माण होता है पठारों का व लावा सील्ड का आपका। तो ये थे 2 प्रकार का लावा। आगे इसकी बार बार ये वर्ड आएंगे आपके। तो देखिए, तो ज्वालामुखी जो उद्गार की प्रवृत्ति है और धरातल पर जो विकसित आकृतियां हैं, उनके आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सील्ड वोल्केनो, सील्ड ज्वालामुखी। तो देखिए, जो बेसाल्ट प्रवाह है आपका, बेसाल्ट मतलब बिल्कुल पतला वाला प्रवाह, उसको छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में ये सबसे विशाल हैं या सबसे बड़े हैं। कि बिल्कुल पतला नहीं होता, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है इनमें। तो उनको छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े होते हैं आकार के अनुसार ये। तो इन ज्वालामुखियों में जो लावा है वो फुहारे के रूप में बाहर आता रहता है। तो इनके अंदर क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। तो सिलिका की मात्रा कम होने के कारण क्या होगा, वो पतला होगा, तरल होगा। तो इसलिए क्या होता है, वह दूर तक बह जाता है। और कम ऊंचाई, क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा पतला एकदम से तो जमेगा नहीं। तो कम ऊंचाई और मंद ढाल के कारण आकार क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, और शंकु और शील्ड का निर्माण होता है। तो देखिए, जो नीचे है आपका, ये शील्ड ज्वालामुखी है आपका। देखिए, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये शील्ड ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है कि लावा क्या है, बिल्कुल पतला है। पतला होने की वजह से ये ज़्यादा दूर तक फैलता जा रहा है। तो इसका बीच वाला जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, जहाँ से ये क्रेटर है इसका, इसे क्या कहते हैं, ये शंकु कहलाता है। ये हैं आपके शील्ड ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके, वो हैं कंपोजिट वोल्केनोज, मिश्रित ज्वालामुखी। तो देखिए, ये है आपका मिश्रित ज्वालामुखी का एग्जाम्पल। और जो इसके बीच में है, जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है, इसे कहा जाता है निकास नली। तो सभी जो भी ज्वालामुखी है उनमें ये पाई जाती है निकास नली। तो इन ज्वालामुखियों में जो अधिक गाढ़ा लावा बाहर आता है, मतलब इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से सेंधा या गाढ़ापन ज़्यादा है। तो तरल लावा, राख और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आते हैं और निकास नली के पास बारी बारी परतों में जमने लग जाते हैं। तो एकदम से विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के कारण इसमें कई सारे मटेरियल बाहर आते हैं। तो तरल लावा आएगा, राख आएगा, और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आएंगे। तो जो ज्वालामुखी बाहर आने वाली नली है, तो उसके पास पास क्या होता है, ये परतों के रूप में जमना शुरू कर देते हैं। कि पहले जैसे तरल लावा जम गया, उसके ऊपर राख आ गई, फिर ज्वालामुखी पदार्थ जम गई, दोबारा से अगर वोल्केनो की प्रोसेस होगी, दोबारा से विस्फोट होगा, फिर से एक मटेरियल जमेगा। तो इस तरह से लेयर के रूप में एक दूसरे के ऊपर बारी बारी ये जमते रहते हैं। तो इस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है। विश्व के सबसे ऊंचे और जो विशाल ज्वालामुखी हैं, वो मिश्रित ज्वालामुखियों के ही उदाहरण हैं। तो जैसे जापान में हो गया आपका फ्यूजियामा हो गया, इटली का स्ट्राम्बोली हो गया, तो वो सारे के सारे आपके मिश्रित ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। तो जितने भी देखिए बड़े थे वो तो थे आपके सील्ड एरिया में, ऊंचे हैं आपके मिश्रित ज्वालामुखी, क्योंकि इनमें जो भी आपका मैग्मा आएगा वो क्या अधिक गाढ़ा है। अधिक गाढ़ा होने की वजह से वहीं पर जम जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। तो अलग अलग पदार्थों की परतों से मिलकर बने हैं।
तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है मिश्रित ज्वालामुखी। जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका काल्डेरा या हम कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। तो जो हमारी अर्थ है उस पर जितने भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक विस्फोटक जो ज्वालामुखी है वो कहलाते हैं आपके काल्डेरा। तो देखिए, तो तीव्र विस्फोट के कारण क्या होता है, जो शंकु होता है कि जो जहाँ से मैग्मा बाहर आता है वो वाला एरिया, तो इतना तेज विस्फोट होता है कि वो ऊपर वाला भाग या तो उड़ जाता है या बहुत तेज अधिक विस्फोट के कारण वो टूटकर सारा का सारा नीचे की तरफ धंस जाता है आपका। तो नीचे की तरफ जो ज्वालामुखी धंसने व लावा के गिरने से जो गड्ढा बनता है वही जो गड्ढा क्या कहलाता है, काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड कहलाता है आपका। तो इतनी तीव्र विस्फोट से पता चलता है, क्या पता चला है कि एकदम से बिल्कुल ज़बरदस्त विस्फोट कर रही है ये। तो इससे हमें क्या पता चला है कि इन ज्वालामुखियों को जो मैग्मा मिलता है उस मैग्मा के भंडार इनके बिल्कुल नज़दीक पाए जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ से इतना ज़्यादा प्रेशर एकदम से आता है आपका। और ये है आपके काल्डेरा के एग्जाम्पल। देखिए इस तरह से बन जाता है काल्डेरा, कई किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है आपका ये, कि जो ऊपर वाला भाग था वो ऐसे का ऐसा या तो नीचे धंस जाएगा या वहाँ ऊपर से उड़ जाएगा, और यहाँ पर जो गड्ढा बनेगा वही कहलाएगा आपका काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड। नेक्स्ट है आपका फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंस, बेसाल्ट प्रवाह अक्षेत्र, कि जब ज्वालामुखी से जो मैग्मा है वो बिल्कुल पतला होता है, कि बिल्कुल तरल अवस्था में होता है, आसानी से दूर दूर तक बह जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो कहलाता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो इसमें लावा क्या होता है, किसी एक एरिया से नहीं निकलता बल्कि कई जगह से निकलता है, लंबी लंबी दरारों में से निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा एरिया में फैलता रहता है। तो यह तरल लावा बाहर आकर एक मोटी परत के रूप में भूमि के एक बहुत बड़े भाग को ढक लेता है। तो कुछ प्रवाह क्या है, 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं, कि इतना ज़्यादा मात्रा में जो मैग्मा आता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, और कुछ जो एरिया है वहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो 50 किलोमीटर तक चली जाती है। तो देखिए जैसे हमारे भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप है, जहाँ पर आपका ज़्यादातर जो महाराष्ट्र का पठार है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वो आता है, तो वहाँ पर उसका जो निर्माण हुआ है वो आपके फ्लड बेसाल्ट जो प्रवाह है उसी से हुआ माना गया है। नेक्स्ट है हमारा मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मिडल ओशन रिज वोल्केनो। तो देखिए यह जो बनता है यह बनता है आपके महासागरों के अंदर, महासागरों की जो तली है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार कहाँ होता है, उनका उद्गार होता है महासागरों में। जो मध्य महासागरीय कटक है ये एक श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं, एक छोटी छोटी जो पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में महासागरों के अंदर एक कटक पाई जाती है, लगभग सभी महासागरों में फैली हुई है। तो जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है और जिसकी लंबाई 70,000 किलोमीटर पाई जाती है, इतनी ज़्यादा लंबाई है इस श्रृंखला की आपकी। तो जो इस कटक के मध्यवर्ती भाग है, तो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है मध्य महासागरीय ज्वालामुखी कटक, इसके बीचों बीच आपको दरार दिखाई दे रही है। तो दरार जब भी मिल जाएगी तो अंदर से जो मैग्मा उसको बाहर आने का रास्ता मिल गया, तो लगातार इसके बाहर आपका लावा आता रहता है और जो महासागरीय तली है उसमें फैलता रहता है। तो ये थे आपके मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो देखिए जो ज्वालामुखी से जो भी मैग्मा बाहर आएगा आकर लावा कहलाएगा, और लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा, वो कहलाती हैं आपकी इग्नियस रॉक। की इग्नियस का मतलब क्या होता है, अग्नि, की जो अग्नि से बनती हैं तो वो कहलाती हैं आपकी अग्न्य चट्टानें। तो अर्थ पर सबसे पहले बन रही हैं तो इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है आपका। तो देखिए लावा के जो ठंडा होता है उसके भी दो स्थान हैं, अलग अलग स्थानों पर होता है। तो स्थान के आधार पर अग्न्य चट्टानें भी दो प्रकार की कहलाती हैं। पहली हैं आपकी बाह्य अग्न्य चट्टानें, कि जब आपका मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होता है वो कहलाती हैं आपकी बाह्य अग्न्य चट्टानें।
कि जब मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है, उससे बाह्य अथवा ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा होता है आपका अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, कि जब आपका मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही धरातल के नीचे जमकर ठंडा हो जाता है, तो उससे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के बारे में, कि अंतर्वेदी जो जब धरातल के अंदर ही जो मैग्मा ठंडा हुआ था, तो वो कौन कौन सी सतलाकृतियों का निर्माण करता है। तो देखिए, जो सबसे पहले सतलाकृति बनती है वो कहलाती है आपकी बैथोलिट। बैथोलिट होती क्या है कि जब मैग्मा का बहुत बड़ा पिंड, कि जब बहुत बड़ी मात्रा में जो मैग्मा है वो अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाए, कि आप कह सकते हो जहाँ से उसका ओरिजिन वाला सेंटर था, कि जहाँ पर मैग्मा चैम्बर था, वो वहीं के वहीं ठंडा हो गया और वह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो आकृति कहलाती है आपकी बैथोलिट। तो किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं ये आपके। तो अनाच्छादन प्रक्रिया, ये आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, अपक्षय अपरदन, तो मिक्सिन को अनाच्छादन कहा जाता है। तो अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा जब ऊपर वाले पदार्थ की इस बैथोलिट के ऊपर जो भी लेयर पाई जाती है, जो भी आपका मटेरियल है वो हट जाता है, तो इस बैथोलिट का जो ऊपरी भाग है वो हमें कभी दिखाई देते हैं। तो यह हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और अधिक गहरे होते हैं, कि इनकी बिल्कुल गहराई बहुत ज़्यादा होती है, कि डेप्थ में बहुत ज़्यादा गहराई तक ये पाए जाते हैं आपके। तो ये कहलाती है बैथोलिट, कि मैग्मा का बहुत बड़ा पिंड है, जो मैग्मा चैम्बर है उसके पास ही जब आपका मैग्मा ठंडा हो जाएगा, एक गुंबद नुमा आकृति बन जाएगी, तो उसी से निर्माण होता है बैथोलिट का। नेक्स्ट है हमारी लैकोलिट। तो देखिए, जो भूगर्भ से कि धरातल से जो मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा का भंडार है, वहाँ से जो मैग्मा है वो धरातल की तरफ आ रहा है। तो भूगर्भ से धरातल की तरफ आता हुआ मैग्मा जब कुछ कारणों से धरातल पर नहीं पहुंच पाता और वह परतदार चट्टानों में जमा हो जाता है, कि धरातल के ऊपर नहीं आया, ऊपर आने से थोड़ा सा पहले ही वहीं पर जमा हो गया। चट्टानें कैसे ही हैं, परतदार है या अवसादी है। तो क्या होता है, मैग्मा नीचे से प्रेशर डाल रहा है, तो गैसों के अधिक दबाव से क्या होता है, जो परतदार चट्टानें हैं उनके ऊपर वाला जो भाग है, कि इसके ऊपर वाला भाग है, उनमें चट्टानों में मोड़ आ जाता है और इस लैकोलिट का जो ऊपरी तल क्या हो जाता है, गुंबद के आकार में बदल जाता है। देखिए, इसका जो आधार है वो तो बिल्कुल सपाट रहेगा आपका, बिल्कुल समतल होता है। नीचे से ये मैग्मा चैम्बर से जुड़ा होता है, कि एक पाइप द्वारा जहाँ से मैग्मा आ रहा है उससे जुड़ा होता है, लेकिन ऊपर से कैसा है, एक गुंबद नुमा आकृति में बदल जाता है। तो इसका तल समतल होता है, वह एक पाइप रूपी नली के द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ा होता है। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं, या कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानों से बने गुंबदाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, ये है आपका लैकोलिट। देखिए, नीचे से मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ है, ऊपर कौन सी है, परतदार चट्टानें, उनमें मोड़ आ गया क्योंकि नीचे से ये प्रेशर लगा रहा था, लेकिन ऊपर वाली लेयर कठोर थी इसलिए बाहर तो निकल नहीं पाया, लेकिन इसने नीचे से चट्टानों में वलन दे दिए और आपकी इस तरह की आकृति में ये जमा हो गया। तो यही आकृति कहलाती है लैकोलिट। देखिए, जो ऊपर उठता मैग्मा, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसका कुछ भाग क्या है, क्षैतिज दिशा की जो भूपृष्ठ की दिशा है आपके, जैसा आपका धरातल है उसी दिशा में जो आपका सरफेस है उसके नीचे कुछ कमज़ोर धरातल पाया जाता है, कमज़ोर भाग पाए जाते हैं, तो उसके अंदर वो मैग्मा जाकर क्षैतिज दिशा में जमा हो जाता है और उसी के कारण वहाँ पर क्षैतिज दिशा में ही अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। तो उनमें सबसे पहली है आपकी लैपोलिट। तो देखिए, लैपोलिथ में क्या होता है, जब मैग्मा का जमाव अवतल आकार वाले बेसिन में हो जाए, तो वह क्या तस्त्रीनुमा आकार में जमा हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं आपका। कि मैग्मा का जमाव कैसी थी वहाँ पर चट्टानें, वो आपकी अवतल शेप में थी, कि जैसे आप कहते हो ना कि बीच में से तो गहरी थी और किनारों से ऊपर की तरफ उठी हुई थी, तो मैग्मा भी उसी रूप में वहाँ पर जमा हो गया और इससे जो आकृति बनी वो कहलाएगी आपकी लैपोलिथ। दूसरी है आपकी फैकोलिथ।
तो जब मैग्मा का जमाव मोड़दार संरचना की कि ऊपर नीचे की तरफ मुड़ी हुई चट्टानें हैं वो आपकी, कहीं ऊपर उठी हैं कहीं नीचे, कहीं ऊपर उठी हैं कहीं नीचे, तो मैग्मा का जवाब मोड़दार संरचना की अपनति और अभिनति में हो जाए कि जो ऊपर उठा भाग था उस पर मैग्मा जम गया, जो नीचे की तरफ धंसा हुआ भाग था वहाँ मैग्मा इकट्ठा हो गया। तो इस लहरदार संरचना को फैकोलिथ कहा जाता है कि मैग्मा का जमाव मोड़दार संरचना थी, जैसे आपकी रस्सी नुमा करती होती है उस तरह की थी। तो उसके ऊपर वाले भाग, जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है अपनति एंटीक्लाइन, जो नीचे वाला भाग होता है वो कहलाता है अभिनति सिंक्लाइन। तो ऊपर और नीचे वाले भाग में जमा होते रहेगा तो एक रस्सी नुमा करती का निर्माण हो जाएगा, तो वही कहलाएगी आपकी फैकोलिथ। नेक्स्ट बनती है आपकी सील। तो मैग्मा का चट्टानों के बीच अक्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, कि जो चट्टानें हैं उनके बीच में बिल्कुल अक्षैतिज, बिल्कुल जैसा आपका भूपृष्ठ है उसी के समान एकदम से अक्षैतिज अवस्था में ठंडा हो जाए, तो उससे बनता है आपका सील या सीट का निर्माण होता है। देखिए एक ही है, सिर्फ मोटाई का फर्क है। अगर जमाव की मोटाई कम है तो उसे हम कहेंगे सीट, अगर जमाव की मोटाई ज़्यादा है तो वो कहलाएगी आपकी सील। तो देखिए जो ये वाली आकृति बनी हुई है अक्षैतिज अवस्था में, यही कहलाती है आपकी सील। अगर ये ज़्यादा मोटी है तो इसे सील कहेंगे, अगर कम मोटी है तो इसे ही सीट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी डाइक। तो जब मैग्मा का प्रवाह, देखिए ये बीच वाली कौन सी थी अक्षैतिज अवस्था में, ये तो सील या सीट थी। तो देखिए नीचे से लेकर और ऊपर की तरफ, नीचे है और जैसे ही ऊपर जाते हैं, ऊपर कौन सी आकृति है हमारी, जो लैकोलिथ है। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक नली के द्वारा जो जुड़ा हुआ है ना, तो इस नली को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डाइक। कि जब मैग्मा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, कि जब मैग्मा ऊपर जा रहा है, निकास नली है ये धरातल के अंदर, तो समकोण पर है ये, और अगर वह मैग्मा उसी अवस्था में ठंडा हो जाए कि इसी नली के अंदर ही वह ऐसे कैसा ठंडा हो जाए, तो एक दीवार की भांति संरचना का निर्माण होता है और वही संरचना कहलाती है आपकी डाइक। तो जो ज्वालामुखी उद्गार से हमारा दक्कन ट्रैप बना है, तो उसका विकास में इसी तरह के डाइक को एक उद्गार की वाहक समझी जाती है। कि जब भी इंडियन प्लेट आपके ऊपर आ रही थी, यूरेशियाई प्लेट की तरफ आ रही थी, तो जो मेडागास्कर के आसपास है वहाँ पर एक ऐसा ही डाइक था कि मतलब नीचे से डायरेक्ट जुड़ी हुई एक होल नुमा करती थी जहाँ से मैग्मा आ रहा था, कि जब भारतीय प्लेट उसके ऊपर गई थी तो वहाँ से उसी डाइक में से निकलकर जो मैग्मा था भारत का जो दक्कन ट्रैप है वहाँ पर जमा हो गया था। तो इसका एग्जाम्पल है जो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पर ये सतलाकृतियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो ये थी आपकी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से बनने वाली अंतर्वेदी आकृतियाँ। तो देखिए ये वाली आपकी कहलाएगी डाइक, जो ऊपर की तरफ गई हुई है ये है आपकी डाइक। तो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको अच्छे से ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।